जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोए युवा प्रगतिशील किसान नई विधाओं को शामिल करते हुए बागवानी के क्षेत्र में उन्नत काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए निर्मल नर्सरी, यहाँ नर्सरी में कई लोग पौधे लेने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आपको एक सज्जन से मिलवाते हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ, आमवाला गांव से। और मैं जब भी मेरे को पौध की ज़रूरत होती है या मेरे मित्रों को किसी को भी पौध लेनी होती है, या तो वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यहीं लेके आता हूँ। तो अभी मेरा ये इस सीज़न का चौथा चक्कर है। पेड़ यहीं से ले आते हैं। क्यों यहाँ से ले आते हैं? और क्योंकि देखो जी, ऐसा है कि ये लोग पहले आपने देहरादून की बहुत नर्सरियां देखी होंगी। जनरली सब नर्सरी वाले बाहर से पौधे मंगाते हैं और ये खुद पौधे यहाँ तैयार करते हैं। और मैं इनसे मतलब कई विधियां सीख के जा रहा हूँ। ये बहुत सज्जन आदमी है, इनके फादर और लड़का दोनों बहुत सज्जन है और वो आपको विधि पूर्वक समझाते हैं। ये तक बता देंगे कि आप ये मत लीजिए, इसमें कीड़ा लगने की संभावना, ये यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आपको सही जानकारी देंगे तो आपको वो गलत, फिर आपको कोई चीज़ भी गलत नहीं मिलेगी। हमारी बागवानी में इस ऑलमोस्ट सारे पौधे, कटहल, आम, कागजी नींबू, बारहमासी नींबू, ये आपका गलगल और आपका ये मौसमी और ये किन्नू और जो आड़ू, लीची, ये तो है हर सीजन का पौधा है। कि यही है, ये इनकी क्वालिटी है और यही क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसान को सही पौधा दें, उसकी सही ट्रेनिंग दें। ये बड़ी बात होती है। मुझे लगता है पहाड़ में अब ऐसे किसानों की ज़रूरत है जो न सिर्फ अपने को उन्नत बनाएं बल्कि उन लोगों को भी उन्नत बनाएं जो आपके पौधे ले जाते हैं, जो बागवानी करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं निर्मल नर्सरी को स्थापित कर विभिन्न फल सब्जियों की प्रजातियों को उगाने वाले युवा किसान निर्मल सिंह की। नमस्कार, आज हम आपको मिलाएंगे उत्तराखंड के एक ऐसे युवा प्रगतिशील किसान से जिन्होंने एक शानदार काम किया है बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। और ये युवा हैं निर्मल सिंह जी, जिन्होंने इस उम्र में, जिस उम्र में लोग नौकरियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, उस उम्र में इन्होंने बाकायदा एक प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। निर्मल सिंह जी, ये बताइए, आपने इतना शानदार यहाँ तरह तरह की वैरायटीज़ के फल हैं, और कैसे ये जीवन यात्रा आपने कैसे शुरू की, कब से शुरू की है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पापा जी जिनके माध्यम से मैं काम सीखा और ये मेरा पैदाइशी काम है। और इस कार्य को सीखने के लिए और इस तरफ उन्होंने जो मोटिवेट किया वो मेरे पापा हैं और उन्हीं की बदौलत ये सब चीज़ें हुई हैं। पहले वो विभाग में थे और उसके बाद मैंने भी स्टार्ट किया साथ में उनकी भी कोशिश थी कि भाई मैं नौकरी ना करूँ और उन्हीं के साथ रहूँ, और उन्हीं के साथ में अपना बुढ़ापे में लास्ट तक जितना उन्होंने संजो के रखा है, खेती बाड़ी सब बंजर हो रही है ज़मीनें, उनके लिए उनकी ये कोशिश थी कि भाई बेटा मेरा एक है और वो इस लाइन में लगा रहें और मेरे साथ में मेरा सहयोगी रहे। तो उन्होंने बागवानी का जो कार्य किया, उन्हीं के साथ मैं करते करते ये काम सीखा हूँ। एक तो हमारा परंपरागत काम होता है, जैसे चल रहा है खेती का, किसानी का, लेकिन आपने यहाँ वैज्ञानिक ढंग से आप नए तरह तरह के पौध, ये आम की इतनी प्रजातियाँ, ये आपने तमाम टेक्निकल प्रशिक्षण कहाँ से लिया? देखिए, ये सब चीज़ों के लिए इस तरफ जो दिशा देने के लिए है, ये कार्य मेरे पापा ने किया है, जिन्होंने कहा कि बेटा आप इस कार्य को करेंगे और नई नई वैरायटीज़ को लाएंगे, इनका चलन आएगा और इन प्रजातियों को आप लोग आगे भविष्य में कर सकते हैं। तो इन वैरायटीज़ के लिए उनका मोटिवेशन था पहले से लेकर कि आप इसको करें। और ये वैरायटीज़ जब मैं कलेक्शन के लिए गया तो कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, CITH हो गया, NRC नागपुर हो गया, इस तरह के कई सारे संस्थान हैं जिन संस्थानों से लाके ये वैरायटी मैंने संजो के रखी है। एक बड़ा हमने देखा है अभी कि एक ही जगह पे सेब और आम एक ही जगह पैदा हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? क्या देखिए, इसमें मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा अचंभित होने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि आम और सेब सुनने में बड़ा अलग लगता है, लेकिन मेरे लिए इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जो सेब की प्रजाति है
इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जो ये प्रजाति आप आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में लगी है, गुजरात में लगी है, बिहार में लगी है, राजस्थान में लगी है, ये सब वैरायटीज़ इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट इस जलवायु में बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। इसको 250 से 300 400 घंटे तक मात्र इसको चाहिए होते हैं, जो आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग में हो रही है। अभी हमने एक पेड़ देखा है जिसमें 156 किस्म के आपने वैरायटीज़ एक ही पेड़ पे लगा रखी है, और भी पेड़ हैं उसमें कई किस्म के। ये कैसे किए, और इस समय आम की कितनी वैरायटीज़ आपके पास है? देखिए, आम की मेरे पास जो अभी तक काफ़ी जगह कलेक्शन करने पे कुछ प्रजातियाँ ऐसी जो विलुप्त हो गई थी उनको भी संजो के रखा है, और टोटल वैरायटीज़ है जिसमें देसी वैरायटी से लेकर हाइब्रिड्स तक हैं। ये सब वैरायटी टोटल मिला के मेरे पास 156 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से मुख्यतः जो अभी चलन में अभी आने वाली वैरायटीज़ हैं, जो चलन में अभी आ रही है, उन वैरायटियों में जैसे पूसा, लालिमा, श्रेष्ठ, पीताम्बर, पूसा संस्थान नई दिल्ली, उनकी वैरायटीज़ हैं। कुछ अर्का सीरीज़ की, अर्का सीरीज़ का जब हम नाम लेते हैं तो आप सीधा सा एक उससे लगता है कि बेंगलोर की वैरायटीज़ हैं। इसमें जो वैरायटीज़ हैं IHR की है, जो अर्का अनमोल है, पुनीत है, नीलकिरण है। अपना इसी के साथ में हमारे पास जो उसकी CISH रहमान खेड़ा, काकोरी, लखनऊ, उनकी जो वैरायटीज़ हैं, उनकी भी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। उनकी भी कलर्ड वैरायटीज़ बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं जो अभी चलन में आ रही है। इसमें डिजीज़ बहुत कम लगता है। तो कई सारी वैरायटीज़ हैं जो संस्थानों ने लाई और लगाई, और अपने यहाँ मेरी भी कोशिश रहती है जितने भी संस्थान नई रिसर्च हो रही है वैरायटीज़ की, उनके 2 या 4 पौधे या 5 पौधे या 1 पौधा मुझे ज़रूर मिले, ताकि उन पौधों से मैं इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकूं और अपने क्षेत्र में ये प्रजातियाँ आगे और इसको बढ़ावा मिल सके। नहीं तो वैरायटीज़ रिसर्च की हमारे संस्थानों के पास बहुत सारी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा माध्यम नहीं बना कोई बीज का कि जो राज्यों में जाएँ वो प्रजातियाँ जो किसानों तक पहुँचे, तो उसको मल्टीप्लाई और लार्ज स्केल पे। जैसे आज अमरपाली की हम बात करें तो संस्थानों तक ही रह गई है, लेकिन यह किचन गार्डन तक रहेगी। कॉमर्शियल वैरायटी तब ये हो सकती है जब इसको आम आदमियों पे इस पे लगेगी प्रजातियाँ, किसानों के पास ये वैरायटीज़ जाएगी, कुछ किसानों तक। आगे जो प्रगतिशील किसान है उसको लगाएंगे, आगे करेंगे, उसको देखेंगे, तभी जाके प्रजाति आगे हो सकती है। आपने अभी हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि अखरोट और नींबू पहाड़ का कायाकल्प कर सकता है, क्योंकि इस समय जो बंदर की समस्या आम पहाड़ में होती है कि बंदर और जानवरों की समस्या है, मुझे लगता है ये समस्या नींबू के साथ नहीं है, नींबू अखरोट के साथ देखिए समस्या है। लेकिन अखरोट को आज तक हम लोगों ने जैसे हमारे परंपरागत पहले से चलता था, गदेरों में, नालों में लगा दी जाते थे, तो उससे हम अपेक्षाएं रखते थे पौधों से कि हमें अखरोट बहुत अच्छी मात्रा में मिले या बहुत अच्छे उसमें मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक बागवानी को हम कॉमर्शियल तरीके से तभी कामयाब हो पाएगी जब तक उसको हम सही स्थान नहीं देंगे। तो अभी तो सबसे पहला जो अभी चरण है वो अभी वैरायटीज़ का तो मैं मानता ही नहीं कि अभी है। मेरा अपना जो स्कोप है कि अखरोट को पहले खेतों पे तो लाए, उसको सही स्थान तो दिलाएं, कि अखरोट की जो मानसिकता लोगों ने बनाई है, किसानों ने या हमारे क्षेत्र में जो रखते हैं कि गदेरों नालों में लगता है, तो आप वहाँ पे भी इस तरीके की हम कोशिश करते हैं कि यार बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन वहाँ पे उसको जलवायु ही नहीं मिली, उसको खाद नहीं मिली, पानी नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। जो एक गदेरों में मिलता है वही उससे अपना पौधा लेता है और उसमें हम अच्छी वैरायटी के लिए हम उम्मीद रखते हैं। तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो अभी यही है कि लोगों को अभी जो कलमी अखरोट लोग सुन रहे हैं, कागजी अखरोट सुन रहे हैं, तो कागजी अखरोट के लिए सही स्थानों पे तो लगाएंगे कम से कम। जब पहले अखरोट की खेती कॉमर्शियल तभी होगी जब उसको सही स्थान मिलेगा। तो अभी जो काम हो रहा है वो अखरोट के लिए सबसे पहला है कि उसको स्थान मिल रहा है। अब स्थान जब मिलेगा इसके बाद वैरायटीज़ आ रही है, कलमी अखरोट लोग लगा रहे हैं, तो आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। और जब हमारे अच्छे खेतों में लगे होंगे तो उसके बंदर, जंगली जानवर और कई सारे मतलब जो नुकसान था पंछियों से, अब जब हमारे 100-50 पौधे कहीं कॉमर्शियल तरीके से इकट्ठे लगे होंगे, अच्छे खेतों में लगे होंगे, तो उसकी देखरेख भी होगी और उससे अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में भी सेब लगेंगे, ये आपने कैसे शुरुआत किया, इसके प्लांट कैसे तैयार किए, कहाँ का ये पौधा है जो इस तरह राजस्थान जैसी जगह में फल दे रहा है, क्या इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए, ये हम जो सेब की बात कर रहे हैं आज गर्म जलवायु में, अन्ना और डॉर्सेट, अन्ना डॉर्सेट 2 प्रजातियाँ ये ऐसी है, ये भारतीय नहीं। अन्ना डॉर्सेट ये प्रजातियाँ इटली फल परियोजना एक उत्तराखंड के अंदर कभी उत्तर प्रदेश जब होया करता था ये राज्य, तो उस समय पे ये वैरायटीज़ इटली फल परियोजना में आई थी। यहाँ पे इटली फल परियोजना नामक एक जगह थी ढकरानी, वहाँ पे ये चीज़ें सब चल रही थी। लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें हम लोगों ने पापा ने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक पौधा लाके यहाँ लगाया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ये फ्रूटिंग में आएगा या इससे कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परियोजना ख़त्म हो गई, पौधा ख़त्म हो गया, हमारे पास जो पौधा लगा था वो पौधा वो संजो लिया।
अब संजोया तो जब उसके फल आए, परियोजना ख़त्म होने के बाद देखा तो यहाँ पे फ्रूटिंग आई। फ्रूटिंग आने से उससे बेनिफिट इसके यही हुए कि लोग भी उससे प्रभावित हुए, और उसके बाद हम लोग इसको काफ़ी सारे उसमें करते रहे, इसको मल्टीप्लाई किया, पहले 5 पौधे 10 पौधे, फिर इसको गिफ्ट के तौर पे लोगों को दिया। आज देखते देखते ये वैरायटीज़ लगभग ज़्यादा नहीं तो 10-12 राज्यों में ये वैरायटी पहुंच चुकी है, और इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम है इसमें। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान और उन किसानों के यहाँ भी, हमारे यहाँ तो एक ही बार ये फ्रूटिंग आती है। और अब नया प्रयोग जो मेरे लिए भी अनुभव नया मिला, वहाँ की जलवायु ठंडी नहीं होती है, उनके यहाँ 2 बार फ्रूटिंग आ रही है। जबकि सेब में आज तक आप लोगों ने, सभी लोगों ने यही सुना होगा, ये नई चीज़ मैं आज बता रहा हूँ कि सेब में 2 बार फ्रूटिंग आ रही है, साल में 2 बार, जबकि 1 बार सेब में फ्रूटिंग आती है। आपकी रिसर्च ने अब राजस्थान जैसे जगह में 2 बार फल देने शुरू कर दिए। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक पेड़ था वो, उसने अब तक कितने पौधे बनाए होंगे आप? उस पौधे का तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बहुत छोटा था उससे पहले से लेकर अब तक टोटली अगर इसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 पौधे से मिनिमम बताता हूँ मैं आपको, 50,000 पौधे से ज़्यादा उत्पादित कर चुका हूँ। और अभी उन्हीं पौधों के अंश, जिसको कहेंगे, मेरे पास 30-40 प्लांट अभी भी लगे हैं, उसमें फ्रूटिंग आती है। बहुत सारे किसान जो मेरे को देख भी रहे होंगे अभी भी, आप उन लोगों ने देखे भी यहाँ फ्रूटिंग में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है, बड़ा साइज़ है, कलर, ये सब चीज़ें मेंटेन है। ये नींबू की कितनी प्रजातियां यहाँ हैं? और अमरूद हमने देखा, आपने कहा ताइवान का अमरूद है, ये किस तरह का आप लाए और क्या इनका रिजल्ट है यहाँ? देखिए, अमरूद जो वैरायटीज़ हैं, अमरूद की वैरायटीज़ इसमें ललित है, श्वेता है, जो अपना CISH एक संस्थान है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, रहमान खेड़ा काकोरी, उस संस्थान की ये वैरायटीज़ हैं। और उस संस्थान ने ये 2 वैरायटियाँ विकसित की थी, जिसमें ललित अंदर से गुलाबी होता है और अपना श्वेता जो वैरायटी है वो अंदर से वाइट होता है। तो ये दोनों ही वैरायटियाँ बहुत प्रचलन में आई है अभी। इससे पहले जो प्रचलन में थी वैरायटी वो L49 और अपना इलाहाबादी सफ़ेदा, ये वैरायटीज़ थी। लेकिन अब इन वैरायटियों का चलन में बहुत ज़्यादा आई है ललित, श्वेता। अभी ये किसान की प्रजाति है जी विलास, उस प्रजाति की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैंने अपने फील्ड में भी लगाया और आगे किसानों के उसमें भी लगवाया, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इसी के साथ में ये अपना थाईलैंड वाला जो हम अमरूद सुन रहे हैं, ये अमरूद VNR बही करके है, और ये VNR प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ है। इस संस्थान ने इसको, एक कंपनी है, इस संस्थान ने इस वैरायटी को डेवलप किया। और आज जितना भी आप मार्केट में देख रहे होंगे नेट लगा हुआ एक जो फ्रूट आता है बड़े दाने में, वो VNR बही है। इसकी गुणवत्ताएं ये है कि एक बीज बहुत कम है इसके अंदर, बहुत बड़ा दाना है। इस समय हमने देखा कि तमाम पहाड़ के लोग गाड़ियाँ लेके यहाँ आपके जो प्लांट हैं उनको ले जा रहे हैं। किस तरह के आप पहाड़ में किस तरह के प्लांट आप देते हैं और कितना सक्सेस रेट है इनका? देखिए, 2 चीज़ें इसमें, जो प्लांट किसान लोग लेके जाते हैं, ये जो बगीचे लगाने वाले किसान हैं, वो किसान लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून 3-4 महीने सबसे पहले किसान लोग अपना जानकारी लेते हैं आके कि हम लोगों ने बगीचा लगाना है, तो हमारी ये जलवायु है, ये हमारा एलिवेशन है, हाइट है, इस हाइट के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए। तो जो शुरू की प्रारंभिक जो जानकारियाँ हैं वो उनको बताई जाती है, उनको बताया जाता है कितनी दूरी होनी चाहिए, कौन सी आपने फसल लगानी है, कितनी इसको जलवायु है, क्या सूटेबल रहेगा मौसम। इसी हिसाब से वैरायटियों को पहले चयनित करवाते हैं, उनके लिए गड्ढा खुदाई, फिर सोलनाइजेशन गड्ढे का, फिर गोबर खाद दवाई, ये सारी चीज़ें बता के उसके बाद ये पौधा दिया जाता है। तो थोड़ा सा मेरी कोशिश रहती है कि किसानों को मैं शुरू से लेकर आखिरी तक जितना मेरे से संभव हो वो सब जानकारियाँ मैं किसानों को देने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ पे देता हूँ, फिर उसके बाद अगर किसानों को कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि उसका समाधान करूँ। फिर जो कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिसमें मुझे लगता है कि शायद मुझे भी किसी से कुछ नया, बिल्कुल यूनिक कुछ इस टाइप का हो, तो उसमें मेरे वैज्ञानिकगण भी मेरी हेल्प करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है मैं फील्ड में जाके किसानों को जो समस्याएं उनकी वहाँ पे समाधान करने की कोशिश करता हूँ। फील्ड में जब खाली समय हो तो मैं जाता हूँ, तो किसानों को एक उसमें मनोबल भी बढ़ता है उसको कि भाई हमने जो काम किया उस पर नंबरिंग देने के लिए आए हैं कि भाई कितना अच्छा किया है, कितना बेकार, और क्या हमें करना चाहिए। तो कोई गलत रास्ते में जाने के बजाय उसको सही रास्ते में जाने का एक काम भी हो जाता है। क्या आप कोई अपने तरफ से कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं युवाओं के लिए या किसानों के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए, कुछ है ऐसा, कुछ करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा पौध का कार्यक्रम होता है, पौध के साथ में ये ट्रेनिंग का ही कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये ट्रेनिंग का है। दूसरा, जो स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए किसान आते हैं या कोई किसान बोलता है कि भाई हमें ट्रेनिंग चाहिए,
तो मेरी कोशिश रहती है 30 से 35 लोग, इतनी मेरे पास व्यवस्था है। जिस जगह पे हम आज बैठे हैं इसी जगह पे मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेजेस के बच्चे जो बीएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर, इन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि इनको भी ट्रेनिंग दूँ और वो लोग आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फार्मर्स है, फार्मर्स के ग्रुप्स हैं, और जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाओं के लोग भी, कोई संस्था के माध्यम से आता है तो कोई अपने पैसों के खर्च पे आता है, हर तरीके से अलग अलग से जिस भी माध्यम से आता है। तो मेरे 2-3 महीने रहते हैं, उन महीनों में मैं ट्रेनिंग के लिए कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग करवाऊँ लोगों को, और उस समय मैं ट्रेनिंग यहाँ करवाता हूँ। प्रैक्टिकली लोगों को यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। जबकि आप कहीं पे भी जाएंगे आपको आम दिखेगा तो ठीक है, अमरूद दिखेगा तो ठीक है, लीची दिखा तो ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं दिखेगा। जबकि आप यहाँ पे मेरे पास आएँ तो इसमें आम, सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी, नाशपाती, ये सभी तरह के फलदार पौधे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी सारी क्रॉप्स आपको एक ही जगह पे देखने के लिए मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और निःशुल्क अभी तक जितना भी वो ट्रेनिंग दी है, और अपने देश से बाहर मेरे पास अफ़गानिस्तान का एक दल था, वो मैंने पे किया, उनसे चार्ज किया, बाकी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ट्रेनिंग करवाता हूँ। और पहाड़ में बहुत सारे लड़के नौकरी छोड़ के, नौकरियां ख़त्म हो गई, पहाड़ में आ रखे हैं, वो बिल्कुल एक चौराहे पे हैं। आप क्या राय देना चाहते हैं उनको कि क्या उनको शुरू कर देना चाहिए इमीडिएट? पैतृक जन्मभूमि हमारे पास इतनी है कि शायद ना से ना अगर कहूँ तो 4 नाली 5 नाली हर आदमी गरीब से गरीब परिवार की है, बहुत अधिक मात्रा में इससे। तो आप उसमें शुरू करें अपनी बागवानी, मशरूम का कर सकते हैं, और कृषि का कुछ भी कार्य कर सकते हैं, नकदी फसलें, साग सब्जियां कर सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि बहुत जल्दी से आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। आप मार्केट में ना बेचने के बजाय अपने गांव के लिए भी अगर उत्पादन दे रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म तो ये बनना ही है, लेकिन अगर वो सब्जी का भी उत्पादन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी वो सब्जी की खपत सबसे पहले परिवार में होती है, फिर उसके बाद पूरे गाँव के लिए, घर के लिए, सब लोगों के लिए। आज सैकड़ों लोग जिन्होंने बागवानी लगाई है वो रोज़गार पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वरोजगार, इसमें स्वरोजगार है, इसमें सम्मान है, और इसमें जो पलायन की समस्या है उसका हल है। युवा किसान खासकर सेब और आम की विभिन्न प्रजातियों को तैयार कर नया कीर्तिमान बनाया है। यहाँ कई लोग आए हैं पौधों के लिए, और आप आए हैं हिमाचल प्रदेश से, और ये यहाँ कई बार आए हैं और यहाँ से पौधे ले जाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ के पौधे बेहतरीन होते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर हिमाचल से हूँ सर, माशुचो गांव से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। तो मुझे सर इधर सर ईजिली पौधे अवेलेबल मिल रहे हैं, और सर काफ़ी वैरायटी के हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, और सर सेब हो गया। तो मतलब बहुत सारी वैरायटियाँ इधर अवेलेबल मिल रही है मुझे, तो मतलब अच्छी और काफ़ी अच्छी किस्म की मिल रही है। तो मैं इधर सर बार बार आ रहा हूँ, 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ, और सर आज फिर से आया हूँ नींबू के पौधों के लिए, ताकि मुझे मतलब इधर अच्छे पौधे मिल जाएँ और अच्छी मेरी बागवानी हो सके। हमारे साथ हैं इस समय करम सिंह तोमर साहब, जिन्होंने इस बागवानी की बुनियाद रखी है। उनसे आपसे मिलवाते हैं, उनसे आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसा अपना सफ़र शुरू किया। तोमर साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। आपने इतना शानदार बनाया, इसकी ज़रा इतिहास बताइए, कब आपने शुरू किया ये? राहुल जी, मैं सबसे पहले नौकरी में रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर विभाग में सेवारत रहा हूँ। 40 साल की सर्विस करने के बाद मैं 60 साल की उम्र के बाद जो है फिर मैं अपने घर पे खेती बाड़ी करनी शुरू की। पहले मैं खेती गेहूँ जौ वगैरह करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया, नर्सरी का काम शुरू किया। तो इसमें मैं नई नई विधियाँ निकाली, और उससे मेरा मनोबल बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते मैं आज इतने ऊंचाई पे पहुंचा हूं कि मैं समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहा हूं। साथ में मेरा बेटा निर्मल, ये मेरे लिए सबसे अग्रणी रहा, और इसके शौक़ और इसने अपनी जो भी इच्छाएं थी इसको हमने सब पूरी की, और कभी किसी काम के लिए नहीं रोका। इसका मनोबल बढ़ता गया, और इसने पूरे भारत के भ्रमण किए, और इस भ्रमण में नई नई प्रजातियाँ, नई नई चीज़ें ला करके यहाँ सजोई है, जो कि आज इलाके के लिए काम आ रही है। और मतलब इलाके के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। सभी भारत के नए नए वैज्ञानिकों ने जो नई नई वैरायटियाँ निकली, नई नई तकनीकें निकाली हैं, वो आज जो ज्ञान लोगों को भी बांट रहा है। और इसके साथ दोनों बाप बेटे
दोनों सहयोग कर रहे हैं और जौनसार वावर के लिए भी काफ़ी इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि हर किसान हर काश्तकार को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और सारी चीज़ें यहीं भी मिल रही है। जैसे शीतकालीन पौधा है, वर्षाकालीन में है, तो 2 सीज़न रहते हैं हमारे, एक शीतकालीन और आजकल जो वर्षाकालीन चल रहा है। तो वर्षाकालीन में जैसे आम, अमरूद, लीची, संतरा, माल्टा, मौसमी, किन्नौ आदि बहुत सारी प्रजातियां हैं, जो कि सभी चीज़ें हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं अपने हाथों से और ये इलाके के क्षेत्रों के काम आ रही है। और सबसे ज़्यादा जौनसार वावर के लिए हमें नींबू पे जोर दिया, नींबू और अखरोट कलमी पौधा। इससे हमें देख रहा हूँ कि इलाके में इस साल जो है इतनी बड़ी भारी जागृति आई कि जो हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। और शुरू में ये नींबू से हमें जौनसार वावर को प्रेरित किया और लोगों को जब इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिले तो एक दूसरे से जानकारी मिली लोगों को और उस जानकारी से लोग सभी जागृत हुए। इस साल हमने देखा जौनसार वावर के बावर से और जौनसार तक के पूरे लोग जो है यहाँ से लाखों की तादाद में नींबू ले गए और उनको सारी जानकारियाँ बताई इसके बारे में। और जो जिन लोगों ने पहले नींबू लगा रखे थे उससे लोगों को बहुत जागृति आई है। और इस जागृति से फ़ायदा क्या हुआ कि जो आज पलायन हो रहा है, हो सकता है 5-10 साल में अगर हमारी मेहनत भी इसी तरह रही कामयाब तो इलाके में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पलायन शायद कुछ रुकेगा और धीरे धीरे हमारी जागृति यही रहेगी साहब कि हम इलाके के लिए कुछ और भी काम आएँ। बागवानी का काम कर रहे इस युवा किसान ने कम समय में ही कई राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों को प्राप्त किया है।